गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी कंटिन्यू और चैप्टर 7 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ, बायो सावर्त नियम। बायो और सावर्त दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण किसी बिंदु पर ज्ञात कैसे किया जाता है, इस हेतु उन्होंने नियम बनाया और उस नियम को बायो सावर्त का नियम कहा गया। हम ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब किसी चालक तार के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो उस तार के लंबवत तल में बनता है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तार के लंबवत तल में बनेगा। और इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम हम लोग हमारे प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तीन नियमों की सहायता में, तीन नियमों में से किसी भी एक नियम की सहायता से हम यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस कंडीशन में अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम राइट हैंड थंब रूल से ज्ञात करते हैं। इसमें हम इस तार को इस तरह से ग्रिप करते हैं और धारा की दिशा ऊपर की ओर है। तो यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किधर की ओर निकल रहा है, बाहर की ओर। तो बाहर की ओर के लिए हम इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की यहां डायरेक्शन बनाते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से यहां पर बनेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कैसे ज्ञात किया जाए, इस हेतु बायो और सावर्त ने मिलकर एक नियम दिया। तो अब उस नियम को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम एक चालक तार AB लेते हैं। यह हमने यहां पर एक चालक तार AB लिया। यह चालक तार धारावाही चालक तार है। कौन सा चालक तार है? धारावाही चालक तार। धारावाही चालक तार किसे कहते हैं? धारावाही चालक तार वो होता है जिसके अंदर करंट फ्लो होता है, वही धारावाही चालक तार कहलाता है। तो यहां पर हमने AB एक चालक तार लिया और इसके अंदर हमने करंट I फ्लो किया। तो अब ये कौन सा चालक तार बन गया? धारावाही चालक तार। इस धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु P पर, जो इस तार से r दूरी पर स्थित है, वहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। किसके कारण से ज्ञात करना है? इस धारावाही चालक तार के कारण से। तो अगर इस पूरे चालक तार की वजह से हम किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो वो कन्वीनियंट नहीं होगा, वो सुविधाजनक नहीं होगा। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि इस धारावाही चालक तार को छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त करते हैं। तो यहां पर हम एक छोटा सा अल्पांश मान लेते हैं, जो अल्पांश बोला जाता है DL। क्या बोलते हैं इसको? DL। और इस DL अल्पांश में से जब ये धारा प्रवाहित होगी, यानी जब ये I करंट इसमें से फ्लो होगी, तो ये अल्पांश कौन सा अल्पांश कहलाएगा? धारावाही अल्पांश। कौन सा अल्पांश कहलाएगा? धारावाही अल्पांश। यानी DL तो इसकी लंबाई और I करंट इसमें से फ्लो हुआ तो IDL। तो ये IDL क्या कहलाएगा? आपका धारावाही अल्पांश। ठीक है। तो इस धारावाही अल्पांश से R दूरी पर कोई बिंदु P है। कौन सा है? R दूरी पर कोई बिंदु P, जहां पर हमें क्या ज्ञात करनी है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हमें इस बिंदु P पर ज्ञात करना है। किसके नियम की सहायता से ज्ञात करना है? बायो और सावर्त के नियम की सहायता से हमें इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम दिशा देखेंगे तो दिशा को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दिशा एक तो होती है अंदर और एक होती है बाहर, यानी अंदर की ओर और बाहर की ओर। तो जो अंदर की ओर दिशा होती है, उस अंदर की ओर की दिशा को हम डॉट से प्रदर्शित करते हैं और बाहर की ओर जो दिशा होती है उसे हम क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो अंदर की ओर जो दिशा होगी वो तो किससे रिप्रेजेंट होगी? आपकी डॉट से। और जो बाहर की ओर जो दिशा होगी वो किससे रिप्रेजेंट होगी? आपकी क्रॉस से। ठीक है। तो यानी कैसे कि अगर इनसाइड डायरेक्शन है, चुंबकीय क्षेत्र अगर अंदर की ओर है तो इस तरह से हम प्रदर्शित करेंगे, और अगर बाहर की ओर है तो इस तरह से हम प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। तो यहां पर जब हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखने के लिए सबसे सिंपल सा रूल है। इसको थोड़ा सा हम वापस चेंज करते हैं। यहां पर अभी देखिएगा, अंदर को हम प्रदर्शित करते हैं क्रॉस से और बाहर को उल्टा लिख दिया था हम लोगों ने, बाहर को प्रदर्शित करते हैं हम डॉट से। तो अब इस बिंदु पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखने का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं कि आप
जो धारावाही अल्पांश है और ये जो लाइन ज्वाइनिंग है जो इसको पॉइंट P को ज्वाइन कर रही है, आप इस धारावाही अल्पांश और इस ज्वाइनिंग के कटान बिंदु, ये कटान बिंदु है, इससे थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ें और उस मिलाने वाली रेखा की ओर घूम जाएं, यानी यूं, इस तरह से आप घूम जाएं। तो इस तरह से जब आप घूमेंगे तो आप थोड़ा सा गौर करें कि जब आप ऊपर जाकर यूं घूमें तो अगर मैं इस तरह से स्क्रू को घुमाता हूं, पेचकस को अगर यूं घुमाता हूं तो मैं किधर की ओर जा रहा हूं? अंदर की ओर। इमेजिन करें आप कि अगर मैं नीचे की ओर आ रहा हूं और इस पेचकस को अगर यूं घुमाता हूं तो इसका मतलब मैं किधर की ओर जा रहा हूं? अंदर की ओर। इसका मतलब इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर की ओर होगी? अंदर की ओर। समझ में आ रही मेरी बात? क्या कैसे निकालनी है दिशा? कि जो धारावाही अल्पांश दिया जाता है उस धारावाही अल्पांश में हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे की ओर बढ़कर उस मिलाने वाली रेखा, उस प्रेक्षण बिंदु को उस अल्पांश से मिलाने वाली रेखा की ओर घूम जाएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि इस कटान बिंदु के या नीचे से घूम जाना है, आपको यहां से थोड़ा आगे जाना है और आगे जाकर यूं घूम जाना है। धारा की दिशा में आगे बढ़े और यूं घूम जाए। अगर धारा ऊपर से आती होती तो क्या करते? धारा अगर ऊपर से आती हुई होती तो फिर इधर आते और इधर से यूं घूमते, यानी फिर दिशा किधर की ओर होती? बाहर की ओर। और धारा इधर जा रही है तो ऊपर गए और यूं घूमे तो किधर की ओर आए? अंदर की ओर। ठीक है, तो ये हमारी बिंदु P पर दिशा आ गई। तो अब यहां पर बायो सावर्त ने यह कहा कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसने कुछ चीजें हमें यहां पर बताई कि जैसे सपोज दैट ये आपका धारावाही अल्पांश है, तो इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी अल्प होगा, तो उसको उसने माना dB। क्या माना? dB। तो अब उसने dB की निर्भरता बताई कुछ चीजों पर। किन किन चीजों पर बताई? जैसे सबसे पहले उसने ये कहा कि अगर हम धारावाही चालक तार में इस धारा का परिमाण बढ़ाते जाएंगे, धारा के मान में वृद्धि करते जाएंगे, तो धारा के मान में वृद्धि करने से इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका परिमाण भी बढ़ता जाएगा, उसका मान भी बढ़ता जाएगा। तो यानी उसने ये कहा कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यानी इस बिंदु P पर जो धारा है, इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस I के सापेक्ष बढ़ेगा। आप I को इंक्रीज करते जाओ तो dB अपने आप इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट हम लेते हैं। यहां पर सेकंड पॉइंट में हम ये देखते हैं कि ये dl, इस dl के अंदर धारा प्रवाह हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हो रहा है। अगर मैं इस dl की लंबाई को बढ़ा देता हूं, इस dl की लंबाई को अगर मैंने यहां पर बढ़ा दिया तो इसका मतलब आवेश को गति करने के लिए ज्यादा जगह मिल गई। आवेश को गति करने के लिए ज्यादा जगह मिल गई, दैट मीन्स चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा, क्योंकि आवेशों की गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगर अल्पांश की लंबाई बढ़ती जाएगी तो आवेशों को गति करने के लिए स्थान ज्यादा मिल गया, लंबाई ज्यादा मिल गई, तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ गया। इसका मतलब जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो इस अल्पांश की लंबाई dl के भी समानुपाती होता है। ठीक है, अब तीसरी चीज है डिस्टेंस। यहां पर बायो सावर्त ने कहा कि अगर इस प्रेक्षण बिंदु P को हम बढ़ाते जाएं, आगे की ओर हम बढ़ाते जाएं, तो धीरे धीरे चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कम होता जाएगा। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि अगर हम चुंबकीय क्षेत्र से प्रेक्षण बिंदु की दूरी को बढ़ाते जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से वो बिंदु दूर होता जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। दैट मीन्स चुंबकीय क्षेत्र dB उस दूरी r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, पहली चीज। लेकिन चूंकि यह भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, इसलिए जो dB आएगा वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? आपके 1/r² के। ठीक है, तो तीन चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हमने ये माना कि एक राशि और है जिस पर dB डिपेंड करता है, तो यहां पर ये अल्पांश और इस रेखा को मिलाने वाली जो इस रेखा, इस प्रेक्षण बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मध्य का कोण हमने माना थीटा। क्या माना हमने? थीटा। अब यहां थीटा की हम दो कंडीशंस देखते हैं कि अगर मान लीजिए ये बिंदु P इस धारावाही अल्पांश के लंबवत है, यानी इसकी कंडीशन कैसी हो जाए? सपोज दैट ऐसी, तो आपके जो ये थीटा की वैल्यू आएगी, ये थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 90 डिग्री। ठीक है, और इसका मतलब ये हो गया कि इस अवस्था में इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा वो मैक्सिमम आएगा। क्यों मैक्सिमम आएगा? क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी धारावाही चालक तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो इस तार की लंबाई के लंबवत तल में चुंबकीय क्षेत्र बनता है, यानी ये मैक्सिमम कंडीशन होती है चुंबकीय क्षेत्र की लंबाई के लंबवत तल में।
तो यहां भी जब ये प्रेक्षण बिंदु P इस अल्पांश से लंबवत हो जाएगा तो उस कंडीशन में dB मैक्सिमम हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए मैं इस बिंदु P को उठाकर इस तार की लंबाई के अनुदिश ले आता हूं, मैंने इस P को सपोज दैट यहां ले आया, तो मेरा थीटा क्या होगा, या तो थीटा 0 होगा और P अगर यहां आ गया तो थीटा 180 हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो शून्य होगी, मिनिमम होगी, क्योंकि जब तार पर ही आ गया तो फिर उस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो थीटा इक्वल्स टू 90 पर तो है ये मैक्सिमम, और थीटा इक्वल्स टू 0 या 180 पर ये क्या है, मिनिमम। तो ये किस त्रिकोणमितीय फलन के लिए मैक्सिमम और मिनिमम होगा कि अगर मैं साइन 90 लेता हूं तो साइन 90 इज 1 तो मैक्सिमम हो गया, साइन 0 या साइन 180 इज 0 तो ये मिनिमम हो गया। दैट मीन्स यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो प्रेक्षण बिंदु को मिलाने वाली रेखा तथा अल्पांश लंबाई के मध्य के कोण की ज्या के समानुपाती होता है, यानी dB समानुपाती साइन थीटा। जैसे जैसे थीटा का मान 0 से 90 की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे dB की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये 4 क्वांटिटीज यहां पर बायो सावर्त ने इस प्रेक्षण के दौरान हमें दी। अब जब हम इन चारों क्वांटिटीज को कंबाइन कर लेते हैं, जब हम इन चारों जो स्टेटमेंट्स हैं इनको अगर हम कंबाइन कर लेते हैं तो देखिएगा हमें क्या मिलता है, dB प्रोपोर्शनल I dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, यही मिलेगा क्योंकि 3 क्वांटिटीज तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब जब यहां से हम प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं तो प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करने पर कोई कांस्टेंट हम यहां काम में लेते हैं और वो कांस्टेंट हम लेते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई। कौन सा कांस्टेंट काम में लेते हैं हम, म्यू नॉट बाय 4 पाई। ठीक है, जैसे अगर आपको ध्यान हो तो जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र पढ़ा था तो उसमें जब हमने कूलाम का नियम पढ़ा था तो वहां पर हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिया था के की वैल्यू। तो यहां के की वैल्यू क्या लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। वहां एप्सिलॉन नॉट होती थी निर्वात की विद्युतशीलता, और यहां जो आपका म्यू नॉट है ये म्यू नॉट कहलाती है निर्वात की पारगम्यता। ठीक है, तो यहां पर हम ये कहते हैं कि यहां जो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ये एक समानुपाती नियतांक है। कौन सा नियतांक है ये, समानुपाती नियतांक, जिसका आंकिक मान 10 की घात -7, ध्यान रखिएगा आंकिक मान कितना, 10 की घात -7। अब इसकी यूनिट निकालते हैं, तो यूनिट कैसे निकालेंगे देखिएगा, इसकी यूनिट निकालनी है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dB मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, आर स्क्वायर हो गया आपका मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर अपॉन I करंट, ठीक है तो करंट का एम्पियर, फिर dl मीटर, तो ये मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या मान आ गया 10 की घात -7 टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर। ये किसकी वैल्यू आई आपकी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की, जो यहां पर कांस्टेंट का काम कर रहा है। ठीक है, और इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में से जब हम इस म्यू नॉट की बात करते हैं तो इस म्यू नॉट को बोलते हैं हम निर्वात की पारगम्यता। क्या बोलते हैं इसको हम, निर्वात की पारगम्यता। और इसका मान अगर हम निकालना चाहें तो देखिएगा, जब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी है, 10 की घात -7, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना है, 10 की घात -7, तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 4 पाई इंटू 10 की घात -7। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो म्यू नॉट को हम कहते हैं निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता। ठीक है, अब यहां पर अभी हम पारगम्यता को भी डिफाइन करेंगे, पारगम्यता होती क्या है। अब यहां पर हम ये कहते हैं कि सपोज दैट, ये तो हम निर्वात की बात कर रहे हैं, अगर इस निर्वात के स्थान पर यहां पर कोई माध्यम हो, यानी जो प्रेक्षण बिंदु है वो ऐसे स्थान पर स्थित हो जहां पर अगर आपको कोई माध्यम दिया हुआ हो तो फिर उस कंडीशन में जो बायो सावर्त का नियम है वो नियम क्या होगा। तो निर्वात के लिए मैं वापस लिख रहा हूं यहां पर dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये तो निर्वात के लिए बात हो गई। अब हम कह रहे हैं कि कोई माध्यम उपस्थित है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो माध्यम के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर म्यू नॉट के साथ में और कौन काम में ले लेते हैं, म्यू आर।
दिस इज आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट म्यू आर मिलके बन गया म्यू, दिस इज आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो डीबी की वैल्यू आ गई आपकी म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और जो ये म्यू है, ये म्यू क्या कहलाती है आपकी माध्यम की चुंबकशीलता। इस म्यू को हम कहते हैं यहां पर माध्यम की, म्यू कहलाती है आपकी माध्यम की चुंबकशीलता। ठीक है, और इस म्यू का मान कितना होता है? इस म्यू का मान होता है आपका म्यू नॉट म्यू आर। कितना होता है म्यू का मान? म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर। ठीक है, तो यहां पर ये म्यू का मान आपका म्यू नॉट म्यू आर आ गया, जिसे हम माध्यम की चुंबकशीलता भी कहते हैं और आपेक्षिक चुंबकशीलता भी कहते हैं। अब अगर हम यहां पर इस बायो सावर्त नियम को सदिश रूप में लिखते हैं, किस रूप में लिखते हैं? सदिश रूप में। तो देखिएगा, तो हमारा वापस dB इक्वल्स टू तो क्या है? अब मुझे इसे सदिश रूप में लिखना है। तो सदिश रूप में लिखने के लिए हम वेक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, तो आई डी एल साइन थीटा है, तो यहां पर आई, एक सेकेंड, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए यहां पर हमने क्या लगा दिया? यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं? आर कैप इक्वल्स टू वेक्टर ऑफ आर अपॉन आर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है एकांक सदिश का, आर कैप इक्वल्स टू सदिश आर अपॉन आर। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो जब हम इस वैल्यू को यहां पुट करते हैं तो हमारे पास मान निकल के आता है dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा वेक्टर ऑफ आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, यहां पर ये धारा भाई अल्पांश जो है ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि धारा की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर जब हम इसे वेक्टर फॉर्म में और रिप्रेजेंट करें तो साइन थीटा आ रहा है, तो साइन थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? क्रॉस प्रोडक्ट को। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो ये आपका जो फॉर्मूला बना बायो सावर्त नियम से, जो हमने चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकाला, जो उसकी दिशा निकाली, वो क्या फॉर्मूला मिला हमें? dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब वही स्पेशल केसेस हम कंसीडर करते हैं यहां पर, इस कंडीशन में ले लेते हैं। तो स्पेशल केसेस में हम वही दो कंडीशंस लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन तो हम लेते हैं थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो जब आप थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री लेते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है? 1। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री के केस में साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है? 1। तो साइन थीटा की वैल्यू जब 1 आती है तो हमें तो सिर्फ परिमाण देखना है। तो परिमाण देखना है तो सिंपली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर, ये हमें मिलता है, और जो इसका ये मैक्सिमम मान होता है। ठीक है, और अगर सेकंड केस हम ले लेते हैं थीटा इक्वल्स टू 0 या 180, तो इस कंडीशन में साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, तो जो dB परिमाण आएगा वो भी क्या हो जाएगा? 0। तो ये क्या वैल्यू देगा आपको? मिनिमम वैल्यू। ये वैल्यू आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहां पर इन दो केसेस में एक जगह तो मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होती है, एक जगह मिनिमम वैल्यू प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम बायो सावर्त के नियम से चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। ओके बेटा, आई होप कि अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।